हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड आप सबका सुन के पढ़ो में मैं जूही स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने अलाउद्दीन का चरित्र के बारे में थोड़ा सा देखा था कि अलाउद्दीन कैसे राजा बनता है और उसके कुछ विजय के बारे में हमने सुना था। आज हम लोग अलाउद्दीन की सैनिक व्यवस्था कैसी थी, उसकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे और ये हमारी अलाउद्दीन से रिलेटेड लास्ट क्लास होगी। तो अलाउद्दीन का जो सैनिक व्यवस्था था, क्योंकि हम लोग पहले भी सुन चुके हैं कि उसकी सैनिक व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि उसके बल पे ही वो अपना जितना भी उसका डेवलपमेंट होता है, उसके शासन का, उसका जो राज्य चलता है सैनिक व्यवस्था के बल पर ही चलती है। अलाउद्दीन का शासन तंत्र पूरी तरह से सैनिक शक्ति पर आधारित था या आश्रित था, हम लोग कह सकते हैं, जो कि उसको बाह्य आक्रमण से भी सुरक्षा प्रदान करता था एज वेल एज आंतरिक जो उसके राज्य में शासन था, जो सुसज्जित और सुसंगठित सेना थी, उसी की वजह से था, क्योंकि अलाउद्दीन ने सैन्य सुधार के लिए विशेष ध्यान दिया था। तो ऐसा क्या किया था अलाउद्दीन ने, वो हम लोग सुनते हैं। पहला तो कि अलाउद्दीन ने स्थायी सेना की व्यवस्था की थी। इससे पहले जितने भी शासक थे वो सब स्थायी सेना नहीं रखते थे, बल्कि जब उनको ज़रूरत होता था तो वो जागीरदारों की सेना को बुलाते थे। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिमेरिट ये था कि जागीरदारों की सेना को आने में बहुत वक्त लगता था। कभी कभी वो युद्ध के बाद पहुंचते थे, कभी कभी जितना भी लॉस है वो हो जाने के बाद पहुंचते थे। तो इन सब की वजह से अलाउद्दीन को दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है जिसने स्थायी सेना रखी थी और उन सबको वो वेतन देता था समय पे। और ऐसा कहा जाता है कि 4,75,000 स्थायी सेना का संगठन किया था। स्थायी सेना इन द सेंस कि वो परमानेंट सेना के लिए ही डेडिकेटेड थी या डोमिनेटेड थी कि तुम्हें सेना का ही काम करना है। उन सब का रख रखाव, उनको सबको परमानेंट सैलरी दिया जाता था, उनके खाद्य भोजन का, ये सब का व्यवस्था अलाउद्दीन करता था। और स्थायी सेना के लिए एक प्रधान रखा जाता था, सेना का प्रधान का पद था, जिसको आरिज़ मुमालिक सेना मंत्री भी कहा जाता था। और स्थायी सेना सदैव दिल्ली में रहती थी। स्थायी सेना की भर्ती के लिए व्यवस्था क्या था, तो सेना में भर्ती के लिए भी एक मंत्री होता था, लेकिन अलाउद्दीन खुद भी सेना की भर्ती को देखता था और भर्ती योग्यता के आधार पर होती थी। सारे सैनिक जितने भी होते थे उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था राजकीय रजिस्टर में, ताकि किसी एक के बदले कोई और सैनिक ना आ जाए। तीसरा, नकद वेतन की व्यवस्था करता है। पहले जागीरदार जो थे वो लोग, जैसे जब राजा बुलाता था सेनाओं को तो उनको ज़मीनें दिया जाता था या कुछ, लेकिन सेना ने जागीरें देने के स्थान पर अलाउद्दीन ने जागीरें देने के स्थान पर नकद वेतन देने की व्यवस्था की। और प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था 234 टंका। अब इसके अलावा अगर कुछ सैनिक घोड़ा रखता था तो उसको 78 टंका अधिक मिलता था उस घोड़े के मेंटेनेंस के लिए। और सैनिकों को जितना भी वेतन है वो राजकीय कोष से दिया जाता था। घोड़े, हथियार और युद्ध का अन्य सामग्री भी राज्य की ओर से ही मिलता था सैनिकों को। घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा भी अलाउद्दीन ने स्टार्ट की थी। घोड़े पर दाग लगाने की प्रथा से मतलब कि असली और खराब नस्ल के घोड़ों की पहचान की जाए, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि युद्ध में नकली घोड़ों, जैसे कि खराब नस्ल के घोड़ों को भी शामिल कर लिया जाता था। तो अलाउद्दीन असली घोड़ों को, मीन्स की अच्छी नस्ल के घोड़ों को बाहर से मंगवाता था और उन पर दाग लगा देता था, जिससे कि वो पहचाने जा सके। नए दुर्गों का निर्माण करवाता है और पुराने दुर्गों की मरम्मत करने की व्यवस्था करता है अलाउद्दीन। वो तो हम लोग पहले भी सुन चुके हैं कि मंगोलों के आक्रमण से त्रस्त होकर वो ऐसा करता है और उन सब दुर्गों पर अपनी सैनिकों को तैनात करता है। तो फलस्वरूप अलाउद्दीन की सेना का संगठन बहुत सुदृढ़ था और इसी के कारण वो अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में सफल रहा। उसका अपनी सेना पर पूरा नियंत्रण था और इसके सैन्य संगठन ने ही उसकी निरंकुशता को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, क्योंकि जब भी वो जो चाहता था कर लेता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन की आर्थिक व्यवस्था। अब क्योंकि इतना कुछ वो कर रहा है और उसका शासनकाल इतने अच्छे से चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको पैसे की तो ज़रूरत होती ही होगी और पैसा का मैनेजमेंट भी उसी को करना होता होगा। तो वो कैसे करता है, क्योंकि उसको विशाल स्थायी सेना का प्रबंध, उनका व्यय था, इन सब को देखना बहुत ही एक असंभव सा कार्य था अगर कि आर्थिक व्यवस्था अच्छी ना हो। तो वो कुछ सुधार करता है, जैसे जागीरों का अपहरण कर लेता है। जागीरों का अपहरण मतलब जागीर प्रथा का पूर्णतः अंत कर देता है। किसी को संपत्ति रखने का अलाउ नहीं करता है वो। हिंदू अमीरों को, स्पेसिफिकली हिंदू अमीरों से उनकी जागीरें छीन लेता है। ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि जो राजस्व व्यवस्था था, जो उसकी आर्थिक व्यवस्था था उसका,
उसका प्रभाव हिंदू पर ज़्यादा पड़ा, क्योंकि दोआब के हिंदुओं को, जो दोआब में रहते थे, कुल मिला के उनकी आय का 34% भाग भूमि कर के रूप में उनको देना पड़ता था। और चौधरी हो, खुद और मुकद्दम, ये कोई भी इस योग्य न रह पाया था कि वो घोड़े पर चढ़ सकते हैं, हथियार बांध सकते हैं, अच्छे वस्त्र पहन सकते हैं अथवा खान पान का शौक रखते हैं। जैसा कि हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, उन सब की जागीरों का वो अपहरण कर लेता है और सोना चांदी भी नहीं मिलता है उनके घर से, और सबके पशुओं पर तक कर लगा देता है अलाउद्दीन। तो इस तरह से वो पहला अपना आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करता है। नेक्स्ट हम लोग कर वृद्धि तथा भूमि व्यवस्था। कर वृद्धि इन द सेंस उपज का जितना भी उपज है उसका 50% भूमि कर के रूप में निर्धारित कर दिया था वो, और कर की दर में विशेष वृद्धि करता था, स्पेसिफिकली हिंदुओं के लिए। चारगाह हो, पशु हो, भेड़ हो, बकरी पर भी कर लगाया जाता था। हिंदुओं को जजिया कर तक देना पड़ता था, और कर वसूलने के लिए कठोर नियम का पालन किया गया था। सैनिक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाजार नियंत्रण। अभी जागीरों के अपहरण और कर वृद्धि से राज्य की आय में पर्याप्त वृद्धि हो गई थी, मतलब उसको जितना पैसा चाहिए था अपने शासनकाल को चलाने के लिए उतना था। फिर भी सेना को व्यय को देखते हुए वो निरंतर प्रयत्न करते रहता है और फिर बाजार नियंत्रण का एक संकल्प लेता है। बाजार नियंत्रण में क्या करता है अलाउद्दीन? पहला तो वस्तु का भाव निश्चित कर देता है। दैनिक जीवन में जितना भी प्रयोग आने वाला वस्तु है उन सब का भाव निश्चित करता है। मूल्य सूची बनवाता है कि कौन सी वस्तु कितने मूल्य पर बिकेगी, और उसने सहना मंडी बाजार का निरीक्षक का एक पद बनाता है। मलिक कबूल उलुग खानी एक योग्य और अनुभवी व्यक्ति थे, उनको नियुक्त करता है इस पे, और इसके अंतर्गत और भी पद बनाता है, जैसे बरीद का, मनही का, ये सब कर्मचारी थे। ये सब बाजार नियंत्रण में अलाउद्दीन को सहयोग करते थे। चीज़ों की बात करें अगर हम लोग, तो जैसे गेहूं का दाम 7.5 जीतल 1 मन का तय था, जौ का 4 रुपया जीतल 1 मन का तय था। इस तरह से बहुत सारे वो जितने भी वस्तुएं थी मार्केट में उन सब का दाम तय था। प्रथम श्रेणी के घोड़ा की बात करें तो 100 से 120 टन का, द्वितीय श्रेणी का घोड़ा 80 से 90, इस तरह से था। वस्तुओं की प्राप्ति की व्यवस्था करना। अब बाजार नियंत्रण अगर अलाउद्दीन कर रहा है तो कहाँ से वस्तु आएगा ये भी तो उसको देखना था। तो उसके लिए वो वस्तु की प्राप्ति की व्यवस्था करता है ताकि आवश्यकता अनुसार प्रत्येक वस्तु राज्य के कर्मचारी को, राज्य की जो प्रजा है उन सबको उपलब्ध हो सके। तो अन्न की प्राप्ति के लिए शाही भंडार में अन्न एकत्रित किया जाता है। दोआब के किसानों से भूमि कर धन के रूप में ना लेके अनाज के रूप में लिया जाता है, और इसका इतना अच्छा अंजाम होता है कि अकाल के समय पर भी अन्न का अभाव नहीं होने पाता है, और किसानों से वही लोग अनाज खरीद सकते थे जिनको किसानों से अनाज खरीदने के लिए राज्य की ओर से परमिशन दिया जाता था, आज्ञा पत्र। राजधानी के जितने भी व्यापारी थे उनको सहनाया मंडी के कार्यालय में अपना रिकॉर्ड रखना पड़ता था, नाम लिखवाना पड़ता था। अधिकारी का प्रमुख कर्तव्य था कि वो वस्तु जितने भी हैं मार्केट में उनका निश्चित भाव पे वो बेचा जा रहा है और ख़रीदा जा रहा है कि नहीं, उसको देखना। किसी को भी अनाज को एकत्र करने का आज्ञा नहीं था कि तुम अनाज को स्टोर करके रखो। नेक्स्ट देखते हैं व्यापारियों पर नियंत्रण। व्यापारियों को सहनाया मंडी के नियंत्रण में रहना पड़ता था। जैसा हमने पहले देखा कि उनको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता था। निश्चित दर पर ही वस्तुएं बेचनी पड़ती थी। निश्चित दर से जो अगर कोई 1 दिरहम भी अधिक लेता था तो उसको कठोर दंड दिया जाता था। अगर कोई व्यापारी तौल में कम दे देता तो उतना ही उसके शरीर से मांस काट लिया जाता जितना वो कम तौलता था। इसकी वजह से क्या हुआ कि जब अकाल हुआ, जब फसल अच्छी नहीं हुई, उस समय पे भी वस्तु का भाव घटना या बढ़ना वाला जैसा सिचुएशन नहीं आया। और इस संबंध में इतिहासकार बर्नी बताते हैं कि अन्न के भाव हमेशा एक से रहते थे। ये एक पॉजिटिविटी थी अलाउद्दीन के टाइम शासनकाल की। नेक्स्ट है बाजार का आंतरिक नियंत्रण। मूल्य निर्धारण हो जाने के कारण जो चोर बाजारी थी उसका बढ़ना स्वाभाविक था। तो इस दोष के निवारण के लिए भी सुल्तान व्यापारियों से ये वादा ले लेता है कि प्रत्येक समय निर्धारित मूल्य पर ही वस्तुएं खरीदेंगे और निर्धारित मूल्य पर ही उनको बेचेंगे। दलालों का बाजार में कोई जगह नहीं था, और जो भी बहुमूल्य वस्तुएं थी उन सबको खरीदने वाला को सहनाया मंडी के कार्यालय से आज्ञा पत्र लेना पड़ता था। खरीदे हुए माल को चोर बाजार में अगर बेचा जाता तो उसके लिए कठोरतम दंड की व्यवस्था थी। किसी प्रकार का तोल मोल करने की आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि सारे चीज़ों का दाम फिक्स था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाजार पदाधिकारी। कई पदाधिकारी नियुक्त किए गए बाजार में, जैसे सहनाया मंडी हम लोग देखे थे। फिर प्रमुख पदाधिकारी दीवानी रियासत के नाम से विख्यात था।
और दीवानी रियासत के अधीनस्थ आते थे सहनाई, मंडी, बरीद, मनही। ठीक है, बरीद का कार्य था बाजार का लेखा जोखा तैयार करना और मनही का कार्य था बाजार की बातों की गुप्त सूचना देना अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो। इतिहासकार बर्नी इस सफलता के 4 कारण बतलाते हैं कि कैसे अलाउद्दीन अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली में सफल हो पाया। पहला था बाजार के नियमों का कठोरतापूर्वक लागू किया जाना, कठोरता के साथ राज करों का वसूल किया जाना, जनता में धातु के सिक्कों का अभाव था और पदाधिकारियों का उत्साह और निष्पक्षता जो सुल्तान के भय से अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करते थे। इन सुधारों का परिणाम क्या हुआ कि एक स्थायी सेना रखने में अलाउद्दीन को सफलता मिली। मंगोल आक्रमण से देश की रक्षा हो सकी, देश में आंतरिक शांति की स्थापना हुई, अधीनस्थ राजाओं और सूबेदारों को राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का साहस नहीं हुआ और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अलाउद्दीन को संपूर्ण सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित करने में सफलता मिली। अब हम लोग धीरे धीरे अंतिम की ओर बढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग देखेंगे कि अलाउद्दीन का अंतिम दिन कैसा था और वो मरा कैसे। तो अलाउद्दीन के अंतिम दिन संकट और निराशा में व्यतीत हुआ। बहुत कठिन परिश्रम और विलासिता जो थी उन सब से उसका स्वास्थ्य खराब हो चुका था और परिजनों ने भी कोई चिंता नहीं की और जितने भी परिजन थे उसका व्यवहार अलाउद्दीन के प्रति उदासीन रहा। उसका जो बहुत ही नज़दीकी था मलिक काफूर, वो उस बहुत विश्वासघाती निकलता है और अपने उस विश्वास का जो अलाउद्दीन उस पर करता था उसका खूब फायदा उठाता है। वो सुल्तान को विश्वास दिला देता है कि उसकी पत्नी और उसके खिज्र खां और अल्प खां जो उसके करीबी होते हैं, उनके बेटे होते हैं, वो उसका जीवन अंत करने का षड्यंत्र रच रहे हैं और ऐसा कर कर के वो खिज्र खां को ग्वालियर के किले में, रानी को पुरानी दिल्ली में बंदी बनवा के सबको इधर उधर रखवा देता है, अल्प खां को तो मरवा देता है। और इन सब का परिणाम यह होता है कि चारों तरफ विद्रोह होने लगता है। अल्प खां के सैनिक गुजरात में विद्रोह का झंडा गाड़ देते हैं। चित्तौड़ के राणा ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और राजधानी पुनः अपने आधिपत्य में कर लिया। देवगिरी में शंकर देव के पुत्र हरपाल देव जो थे उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित कर दी और मुसलमानों को वहाँ से बाहर निकाल दिया। अलाउद्दीन के स्वास्थ्य पर इन सब बातों का बुरा प्रभाव पड़ रहा था। ऑब्वियसली वो देख रहा था कि जो राज्य उसने इतनी कठिनाइयों के बाद विजित किया है वो सब के सब उसके हाथ से जा रहे हैं। चारों तरफ उसका खुद का जो नज़दीकी लोग थे वो उसके हाथ से चले गए, मारे गए और सारा राज्य भी चला गया। तो इन सब का प्रभाव उसके शरीर पर पड़ा और स्वास्थ्य उसका बहुत ही बिगड़ गया। अंत में 2 जनवरी 1316 को उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इतिहासकार बर्नी का यह कथन है कि भाग्य ने उसके मार्ग में एक विश्वासघाती मलिक काफूर बिठा दिया और उसने अलाउद्दीन तथा उसके परिवार का ऐसा सत्यानाश किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अब हम लोग देखते हैं कि एक हम लोग क्रक्स क्या निकालेंगे कि अलाउद्दीन था कैसा। तो अलाउद्दीन की अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली के सुल्तान में अलाउद्दीन नो डाउट उच्च कोटि का सुल्तान था जिसने अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी तुलना पहले के किसी भी शासक से नहीं की जा सकती। वह दिल्ली का मुसलमान शासक ऐसा पहला था जिसने विशाल शक्तिशाली स्थायी सेना रखी, सुदूर दक्षिण और उत्तर के राज्यों पर विजय प्राप्त की। अलाउद्दीन के चरित्र और उसकी सफलताओं के संबंध में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात कहते हैं। एल्फिंस्टन कहते हैं कि उसका शासनकाल गौरवपूर्ण था। इस अनेक महत्वपूर्ण तथा क्रूर नियमों के बावजूद वह एक सफल शासक था। अलाउद्दीन ने अपनी शक्तियों का उचित रूप से प्रयोग किया था। V.A. स्मिथ उसके अलाउद्दीन को बहुत बर्बर और अत्याचारी बताते हैं और ऐसा कहते हैं कि उसके हृदय में न्याय की तनिक भी स्थान नहीं थी और उसका शासन लज्जापूर्ण था। डॉक्टर ईश्वरी उसे जन्मजात सेनानायक तथा शासक के गुण विद्यमान बताते हैं। तो हर किसी की अपनी अपनी राय है। अब हम लोग अलाउद्दीन के चरित्र को कुछ आधार पर देखते हैं, जैसे उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ थे, हम लोग क्यों उसके चरित्र को अच्छा बता रहे हैं। तो वीर सैनिक और कुशल सेनानायक का गुण था। जैसा हम लोग देखते हैं कि जैसा भी भीषण परिस्थिति था, उसके खुद के परिवारजनों के द्वारा उस पर जो षड्यंत्र किया गया या जो भी मंगोलों का आक्रमण था, उन सब के बीच भी अलाउद्दीन ने अपना धैर्य नहीं खोया और अपना सैनिक प्रतिभा का परिचय दिया। दूसरा देखते हैं कूटनीतिज्ञ तथा निरंकुश शासक था। कूटनीतिज्ञ से हमारा क्या मतलब है कि बहुत से राज्यों को जब वो विजिट करने जाता था तो कूटनीतिक तरीके से भी विजिट करता था। जैसे हमने देखा था कि रणथंभौर में जब वो विजय करता है तो हमीर देव के सामने जब 1 साल तक भी घेरा डालने के बाद कुछ नहीं होता है तो उनके प्रधानमंत्री को अपनी कूटनीति से अपने में मिला लेता है और फिर शासन करता है। तो ये उनकी कूटनीति का, अलाउद्दीन की कूटनीति का एक परिचायक था। राजनीतिक अर्थशास्त्री के रूप में हम लोग देखें तो अलाउद्दीन ने राजस्व संबंधी जो भी नियम लाए, लाइक भूमि सुधार था या टैक्स का था, ये सब जो था वो उनके राजस्व से राजनीतिक अर्थशास्त्री का उसमें गुण दिखाता है अलाउद्दीन में। क्रूर तथा निर्दयी शासक तो थे नो डाउट,
वो अपने विरोधियों को भी क्षमा नहीं करता था। साधारण अपराध के लिए भी अंग भंग तथा मृत्युदंड दे देता था। अंग भंग से मतलब हमारा जब वो हमने पिछले कुछ समय पहले सुना कि जब कोई माप तौल में गड़बड़ी करता था तो उतना ही मांस उसके शरीर से काट लिया था, तो इसको अंग भंग बोलते हैं। और हृदय में दया के लिए तो कोई जगह ही नहीं थी। जैसे देखते हैं कि स्टार्टिंग ही करता है अपने चाचा ससुर जलालुद्दीन खिलजी को मरवा के, और फिर चित्तौड़ में 30,000 हिंदुओं को मरवाता है। ये उसके जीवन का अमिट कलंक है। और विद्रोहियों को तो मारता ही था, उनकी असहाय निर्बल स्त्रियों को, उनको बच्चों को, जिनका कोई दोष नहीं था, उनको भी मरवा देता था। और बहुत ही स्वार्थी था, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए निकृष्ट कृत्य तक करने में हिचकिचाता नहीं था। कुशल एवं योग्य शासक था। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि आसान नहीं है एक इतना अच्छा शासन खड़ा करना। तो शासन व्यवस्था जो उसकी थी, उसके खुद की मस्तिष्क की उपज थी, और उसकी मूल्य नियंत्रण व्यवस्था अभूतपूर्व थी। मूल्य नियंत्रण से भ्रष्टाचार और घूसखोरी, चोर बाजारी, इन सब का पलायन हो गया। और जिसको आज हम लोग जिस भ्रष्टाचार, घूसखोरी और चोर बाजारी को देख रहे हैं, आज से 650 वर्ष पूर्व उसको सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया था अलाउद्दीन ने, जो आज भी हम लोग फेस कर रहे हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। लूट मार को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया था अलाउद्दीन के शासनकाल में। और इतिहासकार हैं फरिश्ता, वो लिखते हैं कि उसका न्याय इतना कठोर था कि चोरी और डकैती, जिनका पहले राज्य में बोलबाला था, उसकी बातें अब सुनने को भी नहीं मिलती थी। और राज्य में आंतरिक सुरक्षा भी उसने बहुत अच्छे से कायम किया था। चोरी लूट की बात करें तो बंगाल की खाड़ी से काबुल के पहाड़ों तक और तेलंगाना से कश्मीर तक अपना सामान सारे व्यापारी सुरक्षापूर्वक ले जाते थे, लाते थे। विद्वानों को आश्रय देता था। जैसे वो खुद तो निरक्षर था अलाउद्दीन, लेकिन विद्वानों का आदर भी करता था। जैसे अमीर खुसरे उसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे, हसन नामक विद्वान थे, शेख निज़ामुद्दीन और शेख रुकनुद्दीन जैसे संत महात्माओं का भी वह आश्रयदाता था। कला प्रेमी था। अलाउद्दीन की वास्तुकला में भी विशेष रुचि थी, और उसका एक नमूना हम लोग देख सकते हैं, सीरी का किला जो है और हजार खम्बा महल, जो विशेष उल्लेखनीय है। कट्टर मुसलमान था। मुल्ला और मौलवियों को भी अपने से अधिक ज्ञानी नहीं समझता था। हिंदुओं के साथ बहुत ही असंतोषजनक व्यवहार था। तो लास्ट में हम लोग यही बोल सकते हैं कि यदि अलाउद्दीन के कार्यों और उसकी सफलताओं के निष्पक्ष दृष्टिकोण से समीक्षा की जाए तो कहना पड़ेगा कि दिल्ली के मध्ययुगीन शासकों में उसका उच्च स्थान था। दिल्ली सल्तनत के संपूर्ण युग में निर्विवाद वह युगतम सुल्तान था। अब हर किसी की अपनी अपनी इसके प्रति राय हो सकती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कैसा था, उसका चरित्र कैसा था, उसकी व्यवस्थाएं कैसी थी, राजकाज चलाने का उसका क्या नियम था। आई होप आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि आपको ये किस तरह से हेल्प कर रहा है या इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। थैंक यू सो मच।